नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री शुरू करेंगे और केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग यह केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो हिस्सा है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हिस्सा को आज हम लोग शुरू करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कार्बनिक रसायन हिंदी में कहा जाता है। तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है कि कार्बन जो कि एक तत्व होता है, तो इस कार्बन तत्व और इससे बनने वाले लाखों की संख्या में जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व होता है वह होता है कार्बन, और इसी का सबसे ज़्यादा यौगिक बनता है। तो लाखों की संख्या में वह यौगिक कैसे निर्माण कर पाता है, तो उस यौगिक को निर्माण करने में उसका क्या भूमिका होता है, उसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ बात है कि कार्बन एक तरह का तत्व होता है। क्या है? कार्बन एक तरह का तत्व है जो कि इस दुनिया में बहुत सारा तत्व होता है और उन सभी तत्वों को गिनती किया जाए तो अभी तक 114 तत्वों को मान्यता प्राप्त है। किसी किताब में आपको देखने को मिल जाएगा 118 और किसी किताब में 119 तक देखने को मिलता है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त तत्व है वह संख्या में 114 होता है। तो उसी में 114 तत्वों में से कार्बन भी एक तत्व है और इस तत्व से बहुत सारा लाखों की संख्या में यौगिक बनता है। तो उसका यौगिक बनने का कारण क्या है, आखिर कैसे यौगिक निर्माण कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्बन, इसके संबंध में इसमें पूरे सिस्टम में पढ़ते जाना है और तभी उस बात को अच्छा से समझा जा सकता है। जबकि सीरियली से सजाते हुए उस वीडियो को आप लोग बारी बारी से देखते जाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि समझ में बहुत अच्छा से विस्तार से आएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कार्बन जो कि एक तत्व होता है तो इस तत्व का परमाणु संख्या होता है 6। तो इस तत्व का परमाणु संख्या को यहाँ कार्बन जो तत्व है, कार्बन को C से सूचित किया जाता है, क्योंकि कार्बन को जो लिखा जाता है कार्बन को C से ही शुरू होता है, इसीलिए कार्बन को C से सूचित किया जाता है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड कौन कौन सा बनता है इसी के बारे में तो जानना है। तो यह जो कार्बन होता है तत्व, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, जो कि यहाँ नीचे लिख दिया जाता है। और किसी किताब में दायां लिखेगा तो किसी किताब में बायां लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दायां हो चाहे बायां हो। और कार्बन के द्रव्यमान संख्या 12 होता है, जो कि ऊपर लिख दिया जाता है। तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 और कार्बन के द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो इस प्रकार से किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है कि उस तत्व में उपस्थित कैसा गुण होता है, और वह अपने गुण के आधार पर ही किसी भी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करके और यौगिक का निर्माण कर पाता है। यानी कि जब कोई भी एक तत्व, मुख्यतः आज अभी फिलहाल इतना समझिए कि क्या होता है कि कोई भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक नया रूप तैयार हो पाता है और उसी नया रूप को ही यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो यह तत्व एक तत्व दूसरे तत्वों से मिलेगा तो कैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनता है, उसमें कार्बन कैसे अपने यौगिक का निर्माण बहुत ज़्यादा संख्या में कर पाता है, इसके बारे में पढ़ाई किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही उसके पूरे गुण को समझा जा सकता है और परखा जा सकता है कि इसके अंदर कैसा गुण पाया जाएगा और यह कैसे काम करने वाला होता है। तो देखिए, इस कार्बन को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर और समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन के अंदर भी किस तरह का गुण होता है। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है तो यह क्लास 9th में पढ़ना है। अगर 9th वाला जो वीडियो सीरीज चलाया जाएगा केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को 9th वाला वीडियो जरूर देखते रहना है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से सीख पाइएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना
जानकारी केमिस्ट्री पर पकड़ बनाने यह संभव नहीं होता है। केमिस्ट्री पर तभी वही आदमी पकड़ बना सकता है मजबूती से जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के अलावे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अलावे भी बहुत सारा चीज़ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही बेस, जो कि उसके संबंध में वो सभी चीज़ों को बताया जाता है और उस समय देखिएगा तो आपको पूरा के पूरा जानकारी हो पाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कार्बन का 1s2 2s2 2p2 होता है। यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि कक्षक उपकक्षक कक्ष उपकक्ष यह जो होता है यहाँ पहला कक्ष है और दूसरा कक्ष भी है। दूसरा कक्ष में यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा कक्ष, यहाँ भी दूसरा कक्ष है और यहाँ भी दूसरा कक्ष है, लेकिन यहाँ पहला कक्ष के एस उपकक्ष है और यहाँ दूसरा कक्ष के एस उपकक्ष तथा पी उपकक्ष दोनों उपकक्ष मौजूद है। तो यहाँ हम लोग यह समझेंगे कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसमें उपस्थित सबसे अंतिम कक्ष, जैसे कि यहाँ मात्र 1 और 2 ही कक्ष का प्रयोग किया गया है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित सबसे अंतिम कक्ष पर जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ एस कक्ष पर दूसरा कक्ष के एस उपकक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा कक्ष के ही पी उपकक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 और 2 मिलके संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 हो गया। और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 से लेके 8 तक होता है। 1 से लेकर 8 के बीच में ही होता है, 8 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संयोजकता का मान ज्ञात किया जाता है। संयोजकता का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ फिलहाल देखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और संयोजकता भी 4 है तथा किसी भी तत्व के यह जो अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसी के आधार पर संयोजकता ज्ञात किया जाता है। अभी इधर हम लोग समझेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या संबंध होता है। तब तक इसके पहले वाला भी कुछ बात समझना है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तत्व में जैसे कि अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कह दिया गया और उसके अलावे उसके पीछे जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उन सभी इलेक्ट्रॉन के संख्या को एक साथ अगर जोड़कर जो मान प्राप्त होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ देखा जाएगा कि कार्बन के अंदर कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में इस तरह से लिख दिया जाएगा, या इसी को कर्नल कहा जाता है। कर्नल जो कि पहला कक्ष के एस उपकक्ष पर यहाँ 2 कर्नल या कोर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसी कार्बन तत्वों के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 और संयोजकता का मान भी 4 है। यहाँ देखिए ध्यान देना है कि किसी भी तत्वों का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसी के आधार पर संयोजकता ज्ञात किया जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या संबंध होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और यहां संयोजकता, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 होता है तो उसका संयोजकता भी 1 होता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 2 होता है तो संयोजकता भी 2 होता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 3 होने पर संयोजकता भी 3 होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 होने पर संयोजकता भी 4 होता है। और इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 5 होने पर इसका संयोजकता का मान जो होता है 8 में से इस 4 के बाद वाले को घटाकर लिखा जाता है। तो 4 के बाद जैसे कि 5 आया है तो इस 5 को 8 में से 5 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो उसका संयोजकता भी 5 होता है और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो संयोजकता इसका 2 होता है क्योंकि 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो संयोजकता उसका
1 होगा, और इस प्रकार जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है तो संयोजकता उसका 0 होता है। तो यहाँ यह हम लोग देखेंगे कि संयोजकता का मान 1 से लेके और 4 के बीच में होता है, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 से लेके 8 के बीच में होता है, जो कि यह इस तरह से मिलेगा, किसी भी तत्वों में मौजूद होता है। और संयोजकता का मान 1 से 4 तक होता है, जो कि 1 से 4 तक तो हो गया, उसके बाद यह फिर से 3, 2 और 1 0 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 3 2 1 कहिए चाहे, या फिर 1 2 3 इधर कह सकते हैं कि 2 जगह मिल गया संयोजकता का मान। तो इस आधार पर यह समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट समझना है, आयन। आयन क्या होता है? आयन किसी भी तत्व के उसके अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है उसी से आयन का मान ज्ञात किया जाता है। अगर जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान अगर 1 2 3 होता है तो उसका संयोजकता भी 1 2 3 हो जाता है, और 4 रहने पर 4 तथा 5 6 7 रहने पर भी इसका संयोजकता का मान 3 2 और 1 बन जाता है, और 8 होने पर यह निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि अक्रिय होता है, किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व यानी कि इसका कोई क्रिया नहीं होता है, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 3 होता है तो इसको धन आयन, और जिसका 5 6 7 होता है इसको ऋण आयन कहा जाता है, क्योंकि यह 1 2 3 यह जो बन गया संयोजकता का मान, इसको धन आयन कहा जाएगा, धन आयन, और इसको कहा जाता है ऋण आयन। और देखना है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो उसका संयोजकता भी 4 होता है, और ऐसा तत्व किसी भी दूसरे तत्वों से क्या होता है कि जैसे देखिए 1 2 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला, इसको धन आयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेते समय तत्व 2 काम मुख्यतः करते रहता है। क्या? ऐसा भी कुछ तत्व होता है जो कि किसी अभिक्रिया में किसी दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या तो देता है, अंतिम कक्ष में अष्टक नियम पालन करने के लिए, अर्थात अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ति करने के लिए तत्व किसी दूसरे भी तत्वों से अभिक्रिया होते समय में तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे ग्रहण कहा जाता है, और देता है तो उसे त्याग कहा जाता है। तो यहाँ यह जो 1 2 3 होता है तो इस तरह से मान लीजिए, ध्यान देना है, अगर एक गेंद है जिसका दाम है 8 रुपया, कितना है? 8 रुपया, और इस 8 रुपया के गेंद को खरीदने के लिए कोई भी बच्चा जो मेला में अगर मान लीजिए कि गया है, खरीदने का उसका प्रयास है, तो अगर उसके पास 1 रुपया लेकर गया होगा तो उसको गेंदा खरीद लेना संभव नहीं है अपने बल पर, और अगर 2 रुपया लेकर भी गया होगा तभी भी उसको संभव नहीं है कि उस गेंदा को आसानी से खरीद सके। इसी तरह से कह सकते हैं कि 3 रुपया लेकर गया होगा तो उसको इस अवस्था में भी संभव नहीं है कि वह गेंदा अपने खुद के पैसा से खरीद सके। लेकिन अगर 4 होगा तो ध्यान दीजिएगा कि रुपया चाहिए 8 और उसके पास मौजूद है 4 रुपया, तो वह इसी सस्पिशन में रहेगा कि हमारे पास 4 रुपया और कोई दे देता तो हम गेंदा को आसानी से खरीद लेते। लेकिन यह सब ऐसा सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इसके पास खुद ही आधा से भी राशि कम है, तो इसको कौन देगा? इसको कोई नहीं देता है। इसीलिए यह चाहता है कि अगर हमसे कोई सहायता के रूप में अगर पैसा लेगा तो हम अपने पास जो भी 1 2 3 रुपया है उसको दे देंगे, और इस तरह से देंगे तो उस
अभिक्रिया में, यानी कहा जाए तो वह जो गेंदा खरीदा जाएगा उस गेंदा में कुछ अंश हिस्सा तो हमारा भी हकदार बनेगा। तो इस तरह से यह देने का काम करता है। तो देने वाला कभी भी धनी आदमी कहलाता है, वह चाहे 1 रुपया ही दे कहीं भी तो धनी कहलाएगा। इसीलिए इस तरह से बनने वाले आयन को धन आयन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह त्याग करता है। किस चीज को? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और इस तरह से 4 वाला के बारे में अभी थोड़ा देर में समझाएंगे, पहले इसको समझा जाए। इसी तरह से मान लीजिए कि जिसके पास अगर कोई लड़का है 5 रुपया लेकर गया है, तो वह तो गेंदा 8 रुपया वाला को खरीदने के लिए यह हमेशा यही प्रयास में लगा रहेगा कि हमारे पास 8 रुपया तो नहीं है लेकिन फिर भी 5 रुपया है, तो किसी से अगर 3 रुपया ले लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। तो यह 5 रुपया वाला लड़का किसी भी 3 रुपया वाला से संपर्क करेगा, या हो सकता है कि एगो 2 रुपया वाला से और 1 रुपया वाला से, तो 2 रुपया और 1 रुपया वाला मिलकर इसको 3 रुपया पूरा कर 8 रुपया पूरा करवा देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि यह 5 रुपया वाला 3 गो 1 रुपया वाला दोस्त से दोस्ती करके और 8 रुपया पूर्ति करके और अभिक्रिया को यानी कि गेंद को खरीदना संभव हो पाएगा। इसी तरह से देखिए, जिसके पास अगर मान लीजिए कि 6 रुपया लेकर गया है, तो इसको भी अपने बल पर खुद के ही राशि से गेंदा खरीद लेना संभव नहीं है। तो इस तरह से इसको भी गेंदा खरीदने के लिए क्या करेगा, यह किसी भी दूसरे तत्वों से जिसके पास में रुपया है उससे साझेदारी करेगा, या हो सकता है कि 1 रुपया वाला 2 अलग अलग लड़का को खोज कर और उससे दोनों से 1-1 रुपया लेकर और पूरा गेंदा की राशि 8 रुपया करके और गेंदा को खरीदने का काम कर सकता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि जिसके पास 7 रुपया है, तो वह 7 रुपया वाला लड़का क्या करेगा कि किसी दूसरे तत्वों से यानी कि उस गेंदा को खरीदने के लिए क्या करेगा कि किसी 1 रुपया वाला दोस्त से दोस्ती लगाएगा और 7 रुपया खुद ही है, 1 रुपया इससे ले लेगा, तो 7 और 1 8 रुपया मिलकर और उस गेंदा को खरीदा जा सकता है। और अगर सोचिए जिसके पास खुद ही पहले से 8 रुपया मौजूद है, तो वह किसी से दूसरे से मांगने का ना तो वहां जरूरत पड़ेगा और वह किसी को देगा भी नहीं, और अपने ही बदौलत उस गेंदा को आसानी से खरीद लेगा। यानी कि उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेने का मतलब है और ना ही देने का मतलब है। इसीलिए यह अक्रिय तत्वों के रूप में पाया जाता है। और उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक अपने आप खुद ही मौजूद होता है। तो इसको ना तो किसी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन लेने का भी जरूरत नहीं है और इलेक्ट्रॉन देने का भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो देने वाले होने के कारण से इसको धन आयन कहा जाता है। और यह 5 6 7 जिसके पास होता है वह इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन को लेने वाले होने के कारण से ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण से ही चाहे वह कितना भी धनी आदमी हो, लेकिन अगर किसी से ले रहा है तो वह अपने आप में एक ऋणी ही कहलाता है। यानी कि उसको कहा जा सकता है कि वो ऋणी, यानी कि मान लीजिए कि वह किसी न किसी रूप में वह किसी के ऊपर डिपेंड है, वह किसी से लिया हुआ है। तो यहाँ जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ही 1 2 3 होता है, तो वह संयोजकता का मान 1 2 3 बनाता है और इस प्रकार से यह धनी बन जाता है, यानी कि धन आयन का निर्माण करता है। और जिसके पास 5 6 7 होता है, तो इस तरह से यह संयोजकता का मान भी 1 2 3 यह भी बनाता है, लेकिन यह ऋण आयन का निर्माण करता है। और कुछ तत्व ऐसा भी दुनिया में मौजूद है जो कि ना तो किसी से लेने का काम करता है और ना ही किसी को देने का काम करता है। जैसे कि इसी में एक अपना यह जो हम लोग कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन, यह कार्बन के अंदर भी संयोजकता का मान 4 होता है। इसीलिए यह 4 जिसका संयोजकता मान होता है जिस तत्वों का, वह ना तो किसी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करते समय ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है पूर्णतः। इसीलिए यह एक साझेदारी में लगाता है।
अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में लगाकर और अभिक्रिया को पूर्ण कर पाता है। तो यह साझेदारी में लगाने के कारण से ही जब कार्बन के अंदर एक तत्व किसी दूसरे तत्वों से, यह जैसे कि देखिए कार्बन के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन को 4 अलग अलग दिशा में, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरह से 4 को अलग अलग दर्शाया जाता है। अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1 2, तो इसके लिए भी 4 को अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाया जाएगा और दूसरे इसके लिए भी 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाया जाएगा। अगर इसी तरह से कार्बन की संख्या मान लीजिए कि 3 है, तो इस 3 कार्बन के संख्या वाले के लिए भी अलग अलग इसमें भी 4 4 को ही दर्शाया जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग आगे इसको पूरे विस्तार में समझने का प्रयास करते चले जाएंगे कि कार्बन के द्वारा कैसे यौगिक का निर्माण होता है। तो इस बात को आसानी से तभी समझना संभव है जबकि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा। अब देखिए, यह जो यौगिक बनाएगा कार्बन, तो इस यौगिक को बनाने के लिए आप लोगों को एक चार्ट अभी दे रहे हैं, इस चार्ट को जरूर याद कीजिएगा। जैसे कि स्कूल में आप लोग पढ़ने जाते हैं तो क्लास 1 से ही, क्लास अभी 10th तक पहुंचे हुए हैं, तो क्लास 1 से और 10th तक अलग अलग सबका लेवल होता है। उसमें अलग अलग सबका लेवल के आधार पर पढ़ने पढ़ाने का सिलेबस बनाया गया होता है। इसी तरह से कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन अलग अलग संख्या में होने के कारण से उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 2 3 यानी कि उसका नाम, यह कार्बन और इधर लिख रहे हैं उसका नाम। अगर कार्बन की संख्या जिसमें 1 होगा तो उसको मीथ कहा जाता है। किसी किसी किताब में मेथ लिख देगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसे ईथ कहा जाता है। कार्बन की संख्या 3 होने पर प्रोप कहा जाता है। कार्बन की संख्या 4 होने पर ब्यूट, तथा कार्बन की संख्या 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, तथा 10 होने पर डेक कहा जाता है। तो आप लोगों को यह कार्बन के पूरे संख्या के आधार पर इसका नामकरण कैसे दिया जाएगा और इसके यौगिक का पूरे विस्तार पूर्वक तभी बातों को समझ पाइएगा जबकि इसको याद रखना है। अगर कार्बन की संख्या 1 2 3 उसको मिलेगा तो यौगिक का निर्माण कैसे कर पाएगा और उस यौगिक का नामकरण कैसे किया जाएगा, इसको जरूर याद रखना है। जैसे कि 1 रहने पर मीथ, 2 रहने पर ईथ, तो इस पूरे टेबल को याद रखिएगा और कम से कम 4 5 10 बार बोलिएगा।